So, hello everyone, and we are again back with the ज्योग्राफी लेक्चर्स। ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली जैसा मैंने बताया था एनसीईआरटी बेस्ड काम कर रहे हैं और एनसीईआरटी को कवर करते हुए हम लोग सारे पोर्शन को कवर करें। एज आई हैव सेड अर्लियर आल्सो कि जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में नहीं है वी आर आल्सो गोइंग टू कवर दैट एंड दैट्स व्हाई इनफैक्ट टुडेज लेक्चर will be based दो ब्लूप्रिंट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, लेकिन जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो बेसिकली मैं अपने स्लाइड्स के थ्रू कवर करूंगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लैप्सेस इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में यहाँ पे मैं चाहूंगा जरूर कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ो बिकॉज एज आई सेड अर्लियर एनसीईआरटी में वट एवर इज रिटन क्लास 11th की एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ दैट बिकम्स एज इंपॉर्टेंट एज अ बिब्लिक वर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली किस पॉइंट पे एम्फेसिस करे और इस पॉइंट पे केवल उन्हीं चीजों को पढ़ा जाए जिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, एंड दैट्स व्हाई आई एम बेसिकली कवरिंग एनसीईआरटी ओवर हियर। तो हम लोग कवर करेंगे। हम आज हमारा टॉपिक है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बात की थी वोल्केनिक जो प्रोसेस है उसकी। हमने बात की थी कि वोल्केनो किसको कहते हैं और वोल्केनो के प्रोसेस बेसिकली कैसे चलते हैं। इन सारी चीजों पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी। आज एक छोटा सा ब्रीफ हम लोग लेंगे। हम लोग एक छोटा सा जो है बेसिकली कवरेज करने वाले हैं इस टॉपिक का, और इसके बाद इस कवरेज के बाद एक जो है फ्लो रिवीजन के बाद हम लोग बेसिकली वापस से लैंडफॉर्म के टॉपिक में आएंगे। वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म और वोल्केनिक एक्टिविटी इज अ फेनोमेना व्हेन सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड देयर मिक्सचर इरप्ट टू द सरफेस। मैंने बताया इरप्शन होता है, जमीन के अंदर से निकलते हैं ऑफ अ सॉलिड सरफेस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। सो टेक्निकली ये वोल्केनिक प्रोसेस केवल अर्थ पे नहीं होता है, ये कई ऐसे प्लैनेट्स पे भी होता है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ओवर हियर। फॉर एग्जांपल प्लैनेट लाइक अर्थ, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इन सब पे भी ये प्रोसेस देखने को मिलता है। इट इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नेचुरल हीट सोर्स इनसाइड द बॉडी। दैट मींस कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर जो है कुछ नेचुरल हीट सोर्स है। दिस इंटरनल हीट पार्शियली मेल्ट सॉलिड मटेरियल, और ये जो हीट इन बॉडीज के अंदर, इन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के अंदर होता है, ये क्या करता है? ये पार्शियली जो है इन सॉलिड मटेरियल को पिघला देता है इन द बॉडी एंड टर्न्स इन मटेरियल इनटू गैस। ऑब्वियसली पत्थर पिघलने के बाद जो भी एक प्लैनेट किसी रॉक से बने हुए, चाहे वो मेटालिक हो या नॉन मेटालिक रॉक्स हो, वो लगभग 700 800 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद वो गैस फॉर्म करते हैं। The mobilized material rises through the body's interior, resulting in formation of various intrusive and extrusive landform। और यही mobilized material जो है अलग अलग तरह के intrusive और extrusive landforms बनाते हैं। इनफैक्ट ये डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया गया है किस तरीके से एस्थेनोस्फेयर, मैंने बताया था इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखेंगे तो एस्थेनोस्फेयर से बेसिकली लावा निकलता। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कर रहे थे कि जो लावा निकलता है वो एस्थेनोस्फेयर से निकलता है। एस्थेनोस्फेयर के नीचे का मामला कुछ अलग है, जब हम आगे थ्योरी वाले क्लासेस करेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। तो एस्थेनोस्फेयर से लावा निकलता है और वो लावा फिर शूट होता है, अपर मेंटल क्रॉस करता और फिर क्रस्ट तक आता, और क्रस्ट या जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, अपर मेंटल और क्रस्ट दोनों को साथ ले ले तो लिथोस्फेयर कहते हैं, उससे मैग्मेटिक चैम्बर क्रिएट करता। तो ये है वो मैग्मेटिक चैम्बर जो क्रिएट हो रहा है, और इस मैग्मेटिक चैम्बर से लावा ऊपर पुश होता बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ये ऊपर आता और उसके बाद लिथोस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी एरिया में गैसेस निकालता है, सरफेस पे कई तरह के फॉर्मेशन करता है, और इन्हीं फॉर्मेशंस को हम लोग अभी देखेंगे। वोल्केनिक एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजेनेटिक प्रोसेस। वोल्केनिक एक्टिविटी इंडोजेनेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। डिपेंडिंग ऑन एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ वोल्केनो डिफर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कैन बी फॉर्म सच एज प्लाटू, and if volcano is not explosive, or mountain if volcano is explosive in nature, intrusive landform like batholith and latholith etc can be formed। now ये भी हम लोग पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे ही मेंशन कर दिया है कि वोल्केनो के लैंडफॉर्म बेसिकली वोल्केनो के नेचर पे डिपेंड करते हैं। आप कैसा काम करेंगे, आप किस तरह के चीजों को फॉर्म करेंगे, ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही कहा जाता है। अगर हम इंडोजेनेटिक प्रोसेस की बात करें
एग्जाम्पल इंडोजेनेटिक मतलब जमीन के अंदर की प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ वोल्केनो, कैसा नेचर है वोल्केनो का, और एक्सप्लोसिव और इम्प्लोसिव नेचर, नॉन एक्सप्लोसिव नेचर, मैंने बताया था लास्ट क्लास में लावा के ऊपर डिपेंड करता, टाइप ऑफ लावा। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने लावा और टाइप ऑफ लावा उसमें कितना सिलिका होता पूरा डिटेल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डील करा था। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू दैट। इनफैक्ट मैग्मा वर्सेस लावा की चर्चा मैंने लास्ट क्लास में भी की थी। मैग्मा इज अ टर्म यूज फॉर मोल्टन रॉक रिलेटेड मटेरियल सीन इनसाइड द अर्थ, जब पृथ्वी के अंदर होता मैग्मा कहते हैं। अ वीकर जोन ऑफ मैंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, और यहीं से मैग्मा निकलता है, जैसे यहां पे भी हम देख रहे हैं। और लावा इज नथिंग बट मैग्मा अबव द अर्थ सरफेस, जब वो सरफेस पे आ जाता है तो हम उसको लावा कहते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कुछ एडिशनल पॉइंट भी मैंने ऐड करा है, जैसे टूल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिडिक्टिंग वोल्केनिक इरप्शन। क्या वोल्केनो को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो उसके टेक्निकली ऑब्वियसली वोल्केनो को प्रिडिक्ट करना इज क्वाइट चैलेंजिंग, बट देयर आर सम सिग्नल्स, कुछ ऐसे हिंट्स हैं जिसको देख करके हम वोल्केनो के बारे में या उसके इरप्शन के बारे में जान सकते हैं। वैसे इसे ये बात कर पाना कि एग्जैक्टली किस समय निकलेगा, इट्स क्वाइट टफ। तो सेस्मिक डेटा, तो अगर वोल्केनिक स्वाम्स, इसको कहते हैं एक खास तरह का अर्थक्वेक होता है, इसको स्वाम अर्थक्वेक कहते हैं। स्वाम अर्थक्वेक का मतलब स्वाम ऑफ बीज, आपने पढ़ा मधुमक्खियों का गुच्छा। जब एक अर्थक्वेक कई बार लगातार एक साथ आए, वी कॉल इट एज स्वाम अर्थक्वेक, एंड मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एंड ट्रेमर एज पोटेंशियल प्रिकर्सर टू वोल्केनिक इरप्शन। तो समटाइम्स ये जो अर्थक्वेक होते हैं दे एक्ट एज पोटेंशियल प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब पहले आने के लिए। ग्राउंड डिफॉर्मेशन ऑल्सो, ऑब्जर्विंग चेंज इन ग्राउंड इंडिकेट मैग्मा मूवमेंट। अगर आप ग्राउंड को सही से देख पाए, कई तरह के सेस्मियोग्राफ और मशीनरी लगा करके आप एनालाइज कर पाए डेटा को, और उसमें डिफॉर्मेशन होता है, तो दैट आल्सो इंडिकेट्स कि बेसिकली यहाँ पे हो सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन हो। साथ ही साथ गैस इमिशन एंड ग्रेविटी चेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही अंदर से मटेरियल निकलेगा, मास ऑफ मटेरियल, जैसे मैंने डेंसिटी चेंज हो जाएगी, जमीन के अंदर की डेंसिटी चेंज होगी, जमीन के अंदर का जो मेटल का कॉम्पोजिशन है चेंज होगा। इस कारण से कई बार ग्रेविटी के चेंज के साथ साथ मैग्नेटिक चेंज भी आते हैं। एनालाइजिंग वोल्केनिक गैस इमिशन, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्टरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि व्हाट आर दी सिचुएशन दैट आर प्रीकर्सर टू अ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के पहले कौन से सिचुएशन आ सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी डायग्राम के साथ। एक्टिव वोल्केनो इरप्ट फ्रिक्वेंटली, मोस्टली लोकेटेड इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मैंने बताया था, पैसिफिक ओशन के आसपास मैंने 3 एरिया बताए थे, जो अर्थक्वेक जोन भी थे और बेसिकली वोल्केनिक जोन भी थे। About 90% of all earthquake worldwide strike within this region. Volcanic activity linked to movement of collision of tectonic plate. मैंने बताया था इस एरिया में टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है। Pacific plate is subducting inside the South American, North American and the Asian plate. Volcanic activity is linked to movement of collision of tectonic plate. Example क्या है? Kuala Lumpur in Hawaii and Santa Maria in Guatemala. So these are very two example. In fact, I have given these example purposefully because ये सारे अभी areas news में भी है, तो कुछ एग्जाम्पल देने से न्यूज का जो करंट अफेयर्स का सिनेरियो वो भी थोड़ा कवर हो जाता है। डॉर्मेंट वोल्केनो की बात करें, दीज आर नॉट एक्सटिंक्ट बट हैव नॉट इरप्टेड इन रीसेंट ईयर। एक्सटिंक्ट नहीं है लेकिन रीसेंट ईयर में इनका इरप्शन नहीं हुआ। द डॉर्मेंट वोल्केनो मे इरप्ट इन फ्यूचर। एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो किस तरह का वोल्केनो। एंड अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट किलिमंजारो इज लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। फ्री स्टैंडिंग का मतलब एक सिंगल माउंटेन है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये माउंट किलिमंजारो है कहाँ पे, लोकेटेड इन, अच्छा यहाँ तो लिखा हुआ ही है, लोकेटेड इन तंजानिया। अब तंजानिया कहाँ पे, ये तो पता होना चाहिए। ऑल्सो द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, चलो ये भी बता दिए हैं कि भाई ये हाइएस्ट माउंटेन अफ्रीका है एंड नोन टू बी अ डॉर्मेंट volcano. Next, extinct or inactive volcano. These are not worked as distant geological past. Example, धीनोधर जो हिल्स है गुजरात का, दैट इज अ एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वोल्केनो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का मैंने एग्जांपल जानबूझ करके यहाँ पे दिया। साथ ही साथ ये तो हो गया बेस्ड ऑन बेसिकली ऐसा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन क्या मतलब कितने देर में एक्टिव है कि रह करके निकल रहा या बहुत दिन हो गया, इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के ऊपर। बट अगर हम बात करें नेचर ऑफ इरप्शन, मतलब उसके अंदर से जो लावा निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, तो इसमें कई तरह के वोल्केनो आते हैं। इसमें शील्ड वोल्केनो काफी इंपॉर्टेंट है। दीज आर लार्जेस्ट एंड जेंटलेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ फ्रॉम प्राइमरी फ्रॉम बसाल्ट लावा। शील्ड वोल्केनो, शील्ड टर्म आपको पता होगा, हम लोग कहते हैं तलवार और ढाल कहते हैं।
तो शोर्ड एंड शील्ड कहा जाता है। शील्ड बेसिकली जब एक ज्योग्राफिस्ट थे, उन्होंने एक खास तरह के वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को देखा कि वोल्केनिक लावा जमीन पे बिछ जाता है, और जब ये बिछता है तो एक शील्ड की तरह, बिकॉज ये काफी ठोस होता है, जैसे ढाल काफी ठोस होता है, ये जमीन की तरह एक कवच की तरह जो है बिछ जाता है। जमीन की मोटाई, यहाँ पे जमीन काफी मोटा हो जाता है, जमीन काफी ठोस हो जाता है शील्ड की तरह, और दैट्स व्हाई उन्होंने नेम करा शील्ड वोल्केनो। दे इरप्ट विथ लो एक्सप्लोसिविटी अनलेस वाटर इंटरैक्ट विद द वेंट। सो एक्सप्लोजन नहीं होता यहाँ पे, मैंने बताया वाटर अगर ना हो, अगर वाटर रहेगा तो ठंडा गर्म, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचर इंटरैक्शन होता, अदरवाइज ये काफी आराम से निकलते हैं। द लावा फ्लो फाउंटेन लाइक मैनर बिल्डिंग अ सिंडर कोन अराउंड द वेंट बिफोर स्प्रेडिंग आउट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हवाईयन वोल्केनो, और क्लासिक एग्जांपल ऑफ शील्ड वोल्केनो। तो हवाईयन वोल्केनो एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल है शील्ड वोल्केनो की। यहाँ पे लैंडफॉर्म्स के डायग्राम दिए गए हैं, अभी मैं ये लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन भी करूंगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है कंपोजिट वोल्केनो का। मैंने बताया भी था कि कुछ ऐसे वोल्केनोस है जिनको हम कंपोजिट कैटेगरी में रखते हैं। दीज आर वोल्केनो दैट इरप्ट कूलर थिक लावा कंपेयर टू शील्ड वोल्केनो। मैंने बताया था कि जो नेचर होता है, तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का नेचर होता है, ये डिपेंड करता है लावा के नेचर के ऊपर। अगर लावा मोटा है तो वो जमीन से निकलेगा और जम जाएगा, लावा पतला बसाल्टिक है तो बहुत दूर तक फैलेगा। तो जो शील्ड वोल्केनो, इनफैक्ट अभी हम डायग्राम देखेंगे इस रीडअप के बाद, शील्ड वोल्केनो जो है कुछ ऐसे ही फॉर्मेशन कराते हैं। जस्ट वन सेक, आई थिंक देयर शुड बी अ डायग्राम। देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फिशर वोल्केनो, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, इफ आई कैन एनलार्ज, विल गेट टू नो कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। आप देखेंगे क्या कि फिशर वोल्केनो जेंटल स्लोप मेड अप ऑफ बसाल्टिक लावा। मैंने बताया था दो तरह के लावा होते हैं, एसिडिक और बसाल्टिक। बसाल्टिक लावा में सिलिका की कमी होती है, और सिलिका कम होने से मैग्नीशियम और आयरन ज्यादा होने से ये मेटेलिक होते हैं और बहुत दूर तक फैलते हैं। इनफैक्ट बेसाल्टिक लावा ब्लैक इन कलर भी होते हैं, काले रंग के भी होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयरन। ये एक फिजर, एक दरार, जमीन में दरार आ जाती है, और इस दरार पे एक लीनियर वोल्केनिक इवेंट के थ्रू ये विदाउट एक्सप्लोसिव एक्टिविटी तक चलते हैं। तो बिना एक्सप्लोसिव एक्टिविटी के ये फैल जाते हैं। द फिजर वेंट इज ऑफन फ्यू मीटर वाइड एंड मे बी मेनी किलोमीटर लॉन्ग। जो वेंट होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है लेकिन बहुत लंबा हो सकता है, और इस लंबे किसी दरार से जमीन से लावा निकलना लगता है। मैग्मा हाई टेम्परेचर एंड लो गैस कंटेंट। मैग्मा का टेम्परेचर ज्यादा होता, मेटालिक नेचर का होता, लेकिन गैस कंटेंट कम होता, और ये बहुत दूर तक फैलता है, और यही दूर तक फैल करके एक मोटी सी परत जमीन पे बना देता है, जिसे हम शील्ड वोल्केनो कहते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और लावा को मोटा कर दे, लावा के नेचर में मतलब क्या कि इसमें क्या था, बसाल्ट था, और अगर इसके बसाल्टनेस को थोड़ा सा कम कर दे और इसमें सिलिका ऐड कर दे, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनो बनता है, इसको डोम वोल्केनो कहते हैं। डोम और फिजर वोल्केनो, या जिसको हम बेसिकली शील्ड वोल्केनो कहते हैं, इसमें अंतर बस यही है कि डोम वोल्केनो में जो सिलिका है इसकी मात्रा बढ़ गई, और सिलिका की मात्रा होने के कारण ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म दिस टिपिकल डोम शेप ओवर हियर। इट इज रफ सर्कुलर माउंट शेप वोल्केनो, एंड ये इसका वेंट होता है स्टीप कन्वेक्स स्लोप विथ थिक फास्ट कूलिंग लावा। ठीक है, क्योंकि इसमें लेकिन ध्यान देना कि जितना ये स्टीप है उससे ज्यादा स्टीप ये है। दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, इसमें जो सिलिका का कंटेंट है उससे ज्यादा सिलिका का कंटेंट आता है आपको ऐश और सिंडर वोल्केनो में। तो ऐश और सिंडर वोल्केनो की बात करें तो यहाँ पे स्टीप कॉनिकल हिल कंसिस्टिंग ऑफ गैसी वोल्केनिक फ्रैगमेंट्स, यहाँ ग्लासी वोल्केनिक फ्रैगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली बिकॉज लावा जब ऊपर निकलता हवा के साथ इंटरेक्ट करता, सिलिका इसमें ज्यादा है, सिलिका ज्यादा होने के कारण ये बहुत जल्दी जम जाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया पायरोक्लास्ट भी निकलते हैं, इनफैक्ट इसका वेंट, और यहाँ पे सिंडर, अभी सिंडर का फॉर्मेशन हम बताएंगे कैसे होता है। इनफैक्ट यहाँ पे ऐश भी निकलता, मैंने इससे लास्ट क्लास में बताया था कैसे यहाँ जम जाता और ऐश निकलता। सिंडर कोन रेंज इन साइज फ्रॉम टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर टॉल। तो यहाँ पे जो सिंडर कोन्स होते हैं दे आर बेसिकली फॉर्म डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का नेचर का या कितना ज्यादा सिलिका का प्रेजेंस है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम बेसिकली फिजर वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो से डोम वोल्केनो की तरफ आ रहे हैं,
डोम से ऐश एंड सिंडर कौन प्यार है, जिसे हम कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं, ऐश और सिंडर। ठीक है, तो ऐश और लावा कलम ने बताया था। और इसके बाद क्लाडेरा पे आते हैं। कैल्डेरा जो होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली यही होता है। फिर कैल्डेरा में क्या, अभी क्या हम बता रहे हैं, देखो इसमें मैंने बताया ना कि भाई देखो यहां लावा निकल रहा है, लेकिन ये जो लावा निकल रहा है ये जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है ये जम जाता है। और जब ऐसा होता है तो कई बार ये लावा जो है बना देते हैं प्लग, ये प्लग बन जाता है। अगर ये लावा में सिलिका बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ठोस हो जाता है और ये प्लग इस एरिया को पकड़ लेते हैं। और अब अंदर से प्रेशर तो बन रहा है, लेकिन चूंकि ये जो बेसिकली सिलिका है ये पूरी तरह पकड़ रखा है, ये ऊपर जाते नहीं है और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये एक पायरोक्लास्ट की तरह, एक वोल्केनिक बॉम्ब की तरह, एक धमाके की तरह ऊपर की तरफ फट जाता है। और देन देर इज अ वेरी वाइड, एक बहुत बड़ा सा वेंट क्रिएट हो जाता है और ऐसे वेंट को हम कैल्डेरा वोल्केनो कहते हैं। और कभी कभार इसके अंदर जब ये ठंडा पड़ जाता है, जब अब इसकी वोल्केनिक एक्टिविटी खत्म हो गई तो इसके अंदर पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ द रेन, और यहाँ पे कैल्डेरा लेक भी बन जाता है। तो क्रेटर लेक भी होता है जो यूजुअली इस केस में बनते हैं क्रेटर में। अगर ऐसा वोल्केनिक खून है जिससे लावा निकला था लेकिन अभी फिलहाल नहीं निकल रहा, तो वहां पे क्रेटर का फॉर्मेशन हो जाता, पानी भर जाता, क्रेटर लेक बन जाते हैं। क्रेटर लेक भी होता, लेकिन एक बड़ा लेक फॉर्मेशन होता है कैल्डेरा का। कैल्डेरा का क्या है कि भैया जो ऊपर का पोर्शन है ना ये ब्लास्ट कर गया बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वोल्केनिक प्लग। ऑब्वियसली इसमें फिर वो सारे फीचर्स आपको दिखते हैं जो टिपिकली आपको एक ऐश और शेंडर या कंपोजिट वोल्केनो में देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपको बस ये समझना है कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है ये सारी एक्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ वोल्केनो पे। हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी अब इसके बारे में थोड़ा क्या कहता है। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है वोल्केनो का और इसके बाद ये बात करता है अबाउट दी वोल्केनो ऑफ शील्ड वोल्केनो। शील्ड मैंने बताया कि शील्ड टर्म कहां से आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से शील्ड टर्म आया। शील्ड टर्म केम बिकॉज जब लावा निकलता है, इनफैक्ट शील्ड इज अ ट्रायंगुलर। सो देखो यहां पे एक जमीन में दरार आ गई, ठीक है, और इस जमीन में यहां पे दरार, आई थिंक देयर इज सम इशू, जस्ट वन सेक। थिंक देयर सम इशू विद दिस सॉफ्टवेयर ओवर हियर। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये पूरा सही से काम नहीं कर पा रहा है, जस्ट वन सेक। और विल डू वन थिंग, आई अगेन बेसिकली ओपन इट अप। यस, तो हम लोग सबसे पहले वोल्केनोज में शील्ड वोल्केनो देख रहे हैं। वोल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन। यहां पे आप लोग लिख लो, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लावा। नेचर ऑफ इरप्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लावा। मेजर टाइप ऑफ वोल्केनो कौन कौन से यहां बताए जा रहे हैं। शील्ड वोल्केनो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप। अगर हम बात करें पारिंग द बसाल्ट फ्लो, द शील्ड। बसाल्ट फ्लो क्या होता है, बसाल्ट फ्लो और शील्ड वोल्केनो में अभी हम बताएंगे। एक होता है फ्लड बसाल्टिक लावा, इसे फ्लड बसाल्टिक लावा कहते हैं, इसको फ्लड बसाल्टिक लावा फ्लो कहते हैं। इसको एक और बड़े इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं लिप्स, LIPS, लिप्स ऑफ द अर्थ। लिप्स का फुल फॉर्म होता है लार्ज इग्नियस प्रोविंस। इग्नियस का मतलब पता है ना, फायर। इग्नियस का मतलब जो पिघला हुआ मटेरियल अंदर से निकलता है, इसे कई बार लिप्स ऑफ द अर्थ या लार्ज इग्नियस प्रोविंस भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच विल बेसिकली कीप इन माइंड। बारिंग बसाल्ट फ्लो, द शील्ड वोल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो ऑन अर्थ। अगर बसाल्टिक फ्लो को छोड़े, बसाल्टिक फ्लो में क्या होता है, तो मैंने अभी क्या बताया, आई थिंक देयर शुड बी एन इमेज विच बेसिकली मस्ट बी एडेड। मैं जस्ट एक मिनट आप लोगों को पूरा का पूरा कहानी इस पर्टिकुलर इमेज से समझा देता हूं, जस्ट वन सेक। यस, इस इमेज से आप लोग पहले भी मुखातिब हैं और इस इमेज में मैंने आपको शुरुआत से दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। इनफैक्ट जो अभी जो इमेज बताया था वो इसी का शॉर्टर वर्जन था।
इस इमेज में शुरुआत होती है फिशर वोल्केनो से, ठीक है, और फिशर वोल्केनो आगे बन के आ जाता है शील्ड वोल्केनो। नाउ फिशर और शील्ड में देख रहे हो इसी इसी एरिया को, इसी जो फ्लो है उसको बसाल्टिक या फ्लड बसाल्टिक फ्लो कहते हैं। फ्लड, बाढ़ आना, मतलब जब यहां लावा आता है, ये लावा इतना पतला होता है, इसका इसका जो टेक्सचर होता है वो इतना तरल होता है कि ये नदी के तरफ बाढ़ ले आता है और बहुत लंबे हजारों किलोमीटर एरिया को ये कवर कर लेता है। इसी को हम लिप्स भी कहते हैं, LIPS, जिसको मैंने बताया था लार्ज इग्नियस प्रोविंस के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है इस ये पूरी तरह बसाल्टिक होता है। पूरी तरह बसाल्टिक होने के कारण यहाँ पे जो मैंने बताया था नेचर ऑफ जो लावा होगा उसमें सिलिका बहुत कम होगा। सिलिका थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे सिलिका बढ़ा अब देखो थोड़ा गाढ़ा हो गया, और इसीलिए जहां से निकल रहा है वहां पे ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। देखो इसकी हाइट यहां बढ़ गई और थोड़ा, इसीलिए इसको शील्ड कहते हैं। जब बहुत लंबे एरिया में देखोगे तो ये समवट ऐसे दिखेगा, ट्रायंगुलर शेप का दिखेगा और इस तरह का शील्ड बनाता है। एंड दैट इज वाई जब जमीन पे देखोगे तो लगेगा कि कोई शील्ड, कोई वॉरियर का शील्ड है जो जमीन पे फ्लैट तरीके से रखा हुआ है। देन वी कम टू डोम वोल्केनो। और डोम वोल्केनो में देखो ये सर्कुलर फॉर्मेशन, मैंने बताया था क्यों सर्कुलर फॉर्मेशन बना हुआ है। देन वी कम टू ऐश और शिंडर कोन। ऐश और शिंडर कोन और देखो यहाँ पे क्या होता है ना, नेचर में दे आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो यहाँ पे जो आपको 6 दिखाया गया है, इससे पहले वाले डायग्राम में 4 ही दिखाया गया था। रीजन क्या था कि देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन फिशर वोल्केनो और लार्ज इग्नियस प्रोविंस एंड शील्ड वोल्केनो, एंड समटाइम्स दे आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। सिमिलरली ऐश और शिंडर वोल्केनो ही थोड़ा सा अगर उसमें डिफरेंस हो जाए तो दे फॉर्म कंपोजिट वोल्केनो। इस डायग्राम में उसको थोड़ा अलग अलग करके दिखाया गया। तो ऐश और शिंडर वोल्केनो जिसमें आप क्या देखते हैं, जो ऊपर का इसका वेंट है इसमें राख भर जाता है। शिंडर का मतलब पत्थर होता है, इसमें बड़े बड़े पत्थर भी जमा हो जाते हैं जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है। और जब इसका प्लग, अब अगर इसी वोल्केनो में हम देखें कि ये जो प्लग है ये प्लग जम गया, और प्लग जमने के बाद जब अंदर से मैग्नेटिक चैम्बर से प्रेशर डाला गया तो इस प्लग, जमे हुए प्लग के आसपास जो लावा है और जो राख है वो पहले राख इस पे बैठ जाती है। राख जो यहाँ पे जमा था वो पहले बाहर निकलता और उसके बाद लावा निकलता, और जब ऐसा होता है बोलते कंपोजिट वोल्केनो है, क्योंकि उसमें ऐश और लावा के फॉर्मेशन होते हैं। तो कई बार आपको कंपोजिट कैरेक्टर ऐश और शिंडर वोल्केनो के साथ इंटरचेंजेबली दिखता है। ऐश और शिंडर में ध्यान रखना है कि ये जो वोल्केनिक वेंट है इसमें राख और जो बेसिकली पत्थर है, छोटे बड़े पत्थर आपको मिल जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शिंडर। एंड फाइनली वी कम टू कैल्डेरा, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जब पूरा प्लग है ये जाम हो गया। अगर प्लग बहुत बड़ा नहीं है, ऐश एंड शिंडर, प्लग बहुत बड़ा है और ये बहुत अच्छे समय तक जो है रोक करके रखा है, कंपोजिट वोल्केनो। और प्लग इतना ज्यादा ठोस है कि वो निकल ही नहीं रहा है, तो इट इज गोइंग टू ब्लास्ट, एंड देन उस ब्लास्ट के बाद एक बड़ा सा वोल्केनिक बॉम्ब, पायरोक्लास्ट वोल्केनिक एक्सप्लोजन होगा, और उसके बाद यहां बड़ा सा एक होल बन जाएगा, बड़ा सा कैल्डेरा का फॉर्मेशन होगा। तो आई थिंक कि ये जो एक्सट्रूसिव वोल्केनो के टाइम, एक्सट्रूसिव मतलब जो लावा जमीन से ऊपर आ रहा है, ये किस नेचर का है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 6 एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, these 6 examples are examples of basically extrusive volcano, and that is what is being mentioned over here, shield volcano। अब यहां देखो फ्लड बसाल्टिक प्रोविंस के बारे में अभी यहां तो नहीं बता। हवाईयन वोल्केनो आर मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। दीज वोल्केनो आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट, जैसा मैंने बताया बसाल्ट से बने रहते हैं। अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड and had magnesium and iron in it. For this reason these volcano are not steep, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसे होते हैं जो ये very fluid होते हैं, and that is why they are not steep। steep नहीं होते, they are very flat, so इसको हम flat volcano भी कह सकते हैं। They become explosive if somehow water gets into the vent, otherwise they are characterized by low explosivity। अभी तुरंत बताया था अगर पानी के साथ मिल गए तो थोड़ा explosiveness होता, otherwise नहीं होते। The upcoming lava moves in form of fountain and throw out at cone or top of the vent and develops into cinder cone। तो ये cinder cone के रूप में फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कंपोजिट वोल्केनो, अभी तुरंत पढ़ा था कंपोजिट वोल्केनो। दीज वोल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोल विस्कस लावा। विस्कोसिटी बढ़ गई, शील्ड वोल्केनो से ज्यादा विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्यों बढ़ेगी? बिकॉज सिलिका बढ़ गया। तो यहां पे ऐड लिख लेना मोर सिलिका, SI, ठीक है।
then basalt. These volcanoes are often result in explosive eruption along with lava. Large quantity of pyroclast. Pyroclast क्या होते हैं? वही जो पत्थर निकलते हैं. Volcanic bomb. Pyroclast जहां लिखा है वहां पे लिख लो volcanic bomb. Material and ash find their way to the ground. This material accumulates in the vicinity of the vent opening, leading to formation of layers, and this make mount appear as composite volcano. As I've said, so layer पहले राख का लेयर, उसके ऊपर लावा का लेयर इस तरह से बन जाता है और तब हम इसे कंपोजिट वोल्केनो कहते हैं, एज इफ दे आर कंपोज्ड ऑफ बेसिकली. अब इसी वोल्केनो को थोड़ा और ज्यादा सिलिका डाल दें तो ये जो अंदर का प्लग है जम जाता है और कंपोजिट राख निकल ही नहीं पाता, वो राख वहीं जम जाता है और ब्लास्ट करता है. दे आर मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो. दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स देमसेल्फ रादर देन बिल्ड एनी टॉल स्ट्रक्चर. तो इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि दे ब्लास्ट आउट एंड देन collapse. The collapse depression are called calderas. This explosiveness indicate that magma chamber supply lava is not only huge but also in close vicinity. So obviously ये यही बताते हैं कि जो मैग्मा चैम्बर है ये उन्हीं केस में बनता है जब मैग्मा चैम्बर बहुत दूर ना हो. मैग्मा चैम्बर का प्रेशर जो है माउंटेन के बहुत नीचे ना हो, मतलब मैग्मा चैम्बर जमीन के बहुत नीचे होता है तो ऐसे फॉर्मेशन कैल्डेरा जैसे फॉर्मेशन कम ही बनते हैं. और फिर देखो ये लास्ट में डालते हैं फ्लड बसाल्टिक प्रोविंस, जबकि अगर हम देखें सीरीज में तो सबसे फ्लूइड होता फ्लड बसाल्टिक प्रोविंस. दीज volcanic outpour highly fluid lava that flow long distances. Some part of the world are covered by thousands of square kilometer by this thick basaltic lava flow. Very important है, बहुत दूर तक जाते हैं. They can be a series of flow when some flow attain a thickness of more than 50 meter. Individual flow may extend for hundreds of kilometer. डेक्कन ट्रैप इज अ वेरी गुड एग्जांपल. इंडिया में डेक्कन ट्रैप मैंने बताया था गुजरात महाराष्ट्र का जो एरिया है यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है. विल गेट टू नो कि ये जो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है इन्हीं के कारण होता है. ये जो बसाल्टिक फ्लो है मैंने अभी तुरंत बताया था ना बसाल्ट ब्लैक कलर का होता है, तो ये जब डिसइंटीग्रेट करते हैं वेदरिंग होती है तो यही बसाल्ट बना देते हैं ब्लैक कलर. ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है. Trap from India presently covering most of the Maharashtra plateau and much larger flood basalt province. It is believed that initially trap formation covered a much larger area than the present. ठीक है. सो अब ये जो ट्रैप है ना, यहां ध्यान रखना, इसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं. ट्रैप में और थोड़ा सा फ्लो में अंतर होता है. ट्रैप इनफैक्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि डेक्कन ट्रैप से पुराना राजमहल ट्रैप है. सो राजमहल एरिया जो हमारा छोटा नागपुर एरिया, देयर इज आल्सो अ ट्रैप. ट्रैप क्या होता है? व्हेन सक्सेसिव लावा फ्लो होता है, मतलब जमीन फट गई, फ्लड बसाल्ट, जमीन फट गई, बीच से लावा निकल रहा और वो लावा का एक लेयर आया, फिर दूसरा लेयर आया, फिर तीसरा लेयर, और जब ऐसे मल्टीपल लेयर्स आते हैं ना तो एक मोटा ट्रैप फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. अब मिड ओशनिक रिज वोल्केनो भी हम देख लेते हैं. लास्ट टाइप ऑफ वोल्केनो में मिड ओशनिक रिज वोल्केनो आता है. दिस वोल्केनो अकर्स इन ओशनिक एरियाज. दिस इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिज more than 70,000 kilometer long stretch through all ocean basin. All the central portion of this ridge experience frequent eruption. We shall be discussing in detail in next chapter. Next chapter में इसे पढ़ेंगे ही. होता क्या है कि सी फ्लो स्प्रेडिंग होती है, जमीन, ओशियन का जो जमीन है वो फैलता है और अंदर से लावा निकलता है. अब ये कैसे होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. और फिर ये बात करते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में इंट्रूसिव फॉर्म्स के. इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव में मैंने बताया था क्या अंतर होता है. जो लावा होता है जब मैग्नेटिक प्रेशर बहुत होता है तब तो बाहर निकलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैग्नेटिक प्रेशर उतना नहीं होता. मैग्नेटिक चैम्बर में हीट होता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेशर कम हो जाता, तो लावा जमीन के अंदर ही रह जाते. और जब जमीन के अंदर रह जाते तो जमीन में डिपेंडिंग ऑन द लेयर, क्योंकि जमीन हमारा डिफरेंट लेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने इससे पहले ही पढ़ाया था. कई बार जमीन के लेयर के हिसाब से वो अरेंज्ड हो जाते हैं. द लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन आर कूल डेवलप इनटू इग्नियस रॉक. ऑब्वियसली इग्नियस इज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्नियस, जिसका मतलब फायर होता है, और वो फायर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? लावा इंडिकेट करता. द कूलिंग मे टेक्स आइदर ऑन रीचिंग द सरफेस और व्हाइल लावा इज स्टिल इन क्रस्टल पोर्शन. दो तरह से कूलिंग हो सकती है. जब सरफेस के बाहर, जैसा अभी हमने बताया, एक्सट्रूसिव फॉर्म होता है तो बनाते हैं शील्ड वोल्केनो, बनाते हैं क्लैडेरास, बनाते हैं कंपोजिट वोल्केनो, एसेंसेंडर, ये सब फॉर्म होता है जब वो जमीन के ऊपर होते हैं. लेकिन कई बार वो जमीन के अंदर ही ठंडे हो जाते हैं. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ लावा, igneous rock are classified as volcanic rock. Cooling at the surface
एंड प्लूटोनिक रॉक कूलिंग इन दी क्रस्ट। सो जो जमीन के अंदर होते हैं उनको हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। द लावा दैट कूल विद इन द क्रस्टल पोर्शन एज्यूम डिफरेंट फॉर्म, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म और सम ऑफ द फॉर्म्स आर बेसिकली गिवन हियर। हम लोग एक बहुत ही बेहतर डायग्राम में देखेंगे। देखो यहाँ पे एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव दोनों के डायग्राम एनसीईआरटी बता रहा है। एनसीईआरटी बता रहा है कि लावा निकलता है और किसी एक जगह पे देखो यहाँ पे ऐसे फैल गया है और ये एकदम टेबल की तरफ फैल रहा है, इसलिए इसको हम प्लाटू कहते हैं। लावा प्लाटू बनता है। उस जगह पे शेंडर कोन का फॉर्म बनाता है। जब ये प्लाटू बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते या टूट जाते हैं, तो इसको लावा मीसा कहते हैं। मीसा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टेबल। तो मीसा जो है वो लावा एक बड़ा प्लाटू था, लेकिन अब ये प्लाटू छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। वी कॉल इट एज लावा मीसा। कंपोजिट वोल्केनो मैंने बताया, इसमें से लेयर्स होंगे, ऐश और लावा के लेयर होंगे। वोल्केनिक नेग विथ रेडिएटिंग डाइक। यहाँ पे अब डाइक क्या होता है अभी तुरंत हम लोग देखेंगे। डाइक क्या होता है? कैल्डेरा विथ सिंडर कोन ऑन द फ्लोर और ऐश फ्लो। यहाँ पे इरोडेड लैकोलिथ, यहाँ पे कुछ लैकोलिथ, लोपोलिथ, स्टॉक, सिल, ये सब कहा जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो ये डायग्राम है जिसको मैंने यहाँ शो किया है, इस डायग्राम, जस्ट वन सेक, इस डायग्राम में उन पूरे फेनोमेना का रिप्रेजेंटेशन काफी बेहतर है और हम लोग इसी डायग्राम से इस पूरे जो फेनोमेना है, जस्ट वन सेक, यस, इस डायग्राम से हम इस पूरे फेनोमेना को पढ़ लेंगे। देखो कितना सिंपल और कितना आसान है क्या? आपको सिर्फ टर्म समझना है। मैग्नेटिक चेंबर मैंने बताया था कि जो जमीन के अंदर ये मैग्नेटिक चेंबर है। और कभी कभार क्या होता है कि मैग्नेटिक चेंबर जो जमीन के अंदर एक बड़ा सा एरिया होता है जिसमें पिघला हुआ लावा है, उसमें प्रेशर शुरुआत में तो होती है, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं कारणोंवश, स्पेशली वो कारण ये होते हैं कि एस्थेनोस्फेयर से जो मैग्मा आ रहा था वो आना बंद हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाता है तो ये जो मैग्नेटिक चेंबर है ये जम जाते हैं। और जब जम जाते हैं तो इन्हें, ये पूरा का पूरा जम जाता है और हम इसे कहते हैं बैथलिथ। बैथ या बेद एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जमीन के काफी नीचे होना। लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो जब जमीन के काफी नीचे पूरा का पूरा मैग्नेटिक चेंबर ही जम जाए, हम इसे बैथलिथ, ठीक है, याद रखना। बैथलिथ, बैथलिथ कब होता है? जब मैग्नेटिक चेंबर, द कंप्लीट मैग्नेटिक चेंबर बेसिकली जम जाता है। फिर हम देखते हैं एक और फेनोमेना, इसको हम फैकोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ अगेन इज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। फैकोलिथ का मतलब ये होता है कि जो जमीन का लेयर है, एंटिक्लिन और सिंक्लिन। देखो जमीन, देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, और देखो ये तीसरा लेयर ऐसे जाता है। तो जमीन का जो ये नीचे वाला लेयर है उसको सिंक्लिन कहेंगे, ऊपर वाला लेयर है एंटिक्लिन कहेंगे। वेव फॉर्मेशन देख रहे हो, वेव होता है, हम लोग कहते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। तो जमीन ज्योग्राफी में इसे क्रेस्ट और ट्रफ नहीं कहते, ज्योग्राफी में एंटिक्लिन और सिंक्लिन कहते। तो जब इस एंटिक्लिन और सिंक्लिन में, देखो ये ऊपर का एंटिक्लिन है, ये नीचे का सिंक्लिन है, और जब एंटिक्लिन और सिंक्लिन में लावा जम जाता है, वी कॉल इट एज फैकोलिथ। याद रखना, फैकोलिथ, एंटिक्लिन और सिंक्लिन। यहां पे बस एक ही लाइन याद रखना है, जब एंटिक्लिन सिंक्लिन में जमेगा फैकोलिथ कहेंगे। अब यहां पे एक और देखेंगे, लैकोलिथ। लैकोलिथ और फैकोलिथ में अंतर है। लैकोलिथ का साइज देखो बड़ा है और ये इस तरह का फॉर्मेशन करता है। इनफैक्ट इसको अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा है मशरूम की तरह। लैकोलिथ आर मशरूम शेप फॉर्मेशन, ये याद रखना। एग्जाम में इसी तरह के कैच वर्ड देंगे, लैकोलिथ और फैकोलिथ, क्योंकि नाम सेम सा लग रहा है, फ्यूजन होता है। ये बड़े होते हैं, दे आर रिलेटिवली ऑफ बिग साइज, और मशरूम शेप फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और फॉर्मेशन है जिसको हम लोपोलिथ कहते हैं, एलओपीओ। लोपोलिथ क्या होता है? ये और कुछ नहीं होता है, ये देखो जमीन के साथ, जिस तरह से जमीन का सिंक्लिन जा रहा है, जमीन के साथ एक बड़ा सा फॉर्मेशन करता है, इस तरह से जम जाता है जमीन के साथ, और तब जब ये फॉर्म होता है तो हम इसको लोपोलिथ कहते हैं। इसको इसलिए देखो, ये प्लेट का कप की तरह दिख, प्लेट की तरह दिख रहा है, चाय वाली जो प्लेट होती है उसकी तरह दिख रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सॉसर शेप फॉर्मेशन। एग्जाम में पूछा जाएगा सॉसर शेप फॉर्मेशन कब फॉर्म होता और उसे क्या कहते हैं, तो उसको लोपोलिथ कहते हैं। कैचवर्ड याद रखना है, यहां पे देखो कैचवर्ड, एंटिक्लिन सिंक्लिन फैकोलिथ, मशरूम शेप लोपोलिथ, सॉसर शेप फॉर्मेशन लोपोलिथ, मशरूम शेप लैकोलिथ। इसके बाद आता है सिल।
सिल और लोपोलिथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस बस साइज का होता है। सिल आर रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। ये बिल्कुल जो सॉसर शेप होते हैं ना, बैलेंस नहीं होता। सॉसर शेप मतलब ये इधर से आया और पूरा इधर गया, ऐसा नहीं होता है। ये आते तो यहां से है लेकिन कहीं भी रुक जाते हैं, जैसे यहां पे आया और ये ऐसे रुक गया, ये भी एक सिल है। तो सिल जमीन के साथ होते हैं, तो इस मामले में ये लोपोलिथ से मिलते जुलते हैं, बट दे आर नॉट एज लार्ज एज लोपोलिथ, दे आर नॉट बैलेंस्ड एज लोपोलिथ, ठीक है। तो सिल और इसमें यही अंतर होता है। इनफैक्ट अगर सिल जो है बहुत पतला होता है तो हम उसको शीट भी कहते हैं। सिल की अगर मोटाई बहुत पतली होती है, हल्का सा तरल सा द्रव जो है वो जम गया है पपड़ी की तरह, तो हम इसे शीट कहते हैं। सो यहां पे लिख लेना, वेरी थिन सिल आर कॉल्ड शीट। यहाँ पे एक और फॉर्मेशन होता है, इसको हम डाइक कहते हैं, DYKE, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइक क्या होता है? देखो, जमीन जितने भी फॉर्मेशन अभी तक देखे आपने, क्या देखे, चाहे वो फैकोलिथ है, लैकोलिथ है, लोपोलिथ है, सिल है, ये जमीन के साथ जा रहा, तो जमीन का जो लेयर है उस लेयर के साथ जम रहा है। लेकिन अगर आप लेयर के अगेंस्ट जम जाते हो, व्हेन यू आर परपेंडिकुलर टू द लेयर, इसको हम डाइक कहते हैं। सो देखो, डाइक, डाइक आर परपेंडिकुलर टू दी लेयर। इतने ही फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, और इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस आर VVI पोर्शन अगर हम बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। पैथोलिथ, पूरा का पूरा मैग्मेटिक चैम्बर अंदर जम जाना। फैकोलिथ, एंटिक्लिन सिंक्लिन में। लैकोलिथ, मशरूम शेप। लोपोलिथ, सॉसर शेप। सिल, against the bedding rock, and dike perpendicular to the bedding rock or the sedimentary rock. So ये intrusive landforms है, and again as I've said, these are the landforms areas which अगर आप याद कर लेते हैं, I hope कि इससे आपका सवाल कभी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। सो हम लोग इनफैक्ट जस्ट वन सेक, ये पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ बना करके भेज भी दिया है। ये इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में बैथोलिथ क्या होते हैं? दीज आर मैसिव इरेगुलर शेप्ड ऑफ इग्नियस रॉक दैट आर फॉर्म्ड विद लार्ज बॉडीज ऑफ मैग्मा कूल्ड डीप अंडरग्राउंड। डीप अंडरग्राउंड बेस से, और लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मा, अगेन यहाँ पे लिखना ऑल्सो समटाइम्स द कंप्लीट मैग्मेटिक चैम्बर बेसिकली इज cooled in the beneath the layer of the earth. Sill and dike क्या होते हैं? Sill are flat sheet like intrusion of magma, flat sheet like intrusion. सिल कहते हैं, मैंने बताया, अगर मोटा हुआ तो सिल कहेंगे, पतला हुआ तो शीट कहेंगे। That fill the crack of the earth crust horizontal, pushing the rock layer above them further apart. Dike, on the other hand, are vertical intrusion that cut through rock layer like wall. Dike वर्टिकल, डाइक वर्टिकल होते हैं, सिल हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये याद रखना। दिस इज सिल एंड दिस इज डाइक, ठीक है। चलिए, लैकोलिथ, दीज आर डोम शेप्ड इंट्रूजन व्हेन मैग्मा इज पुश्ड ऑन द लेयर ऑफ रॉक, डोमिंग देम लाइक ब्लिस्टर्स, और ऑल्सो कॉल्ड मशरूम फॉर्मेशन। मशरूम फॉर्मेशन भी यहां होता है, ठीक है। Phacolic, these are lens shaped intrusion squeeze into fold of existing rock layer on the anticline and syncline. ऐड कर लेना है, anticline and syncline of the land layers. मोनाडोनॉक, नो ये थोड़ा सा अलग है। मोनाडोनॉक भी कहते हैं इसको, इंसलबर्ग भी कहते हैं। वैसे मोनाडोनॉक एक थ्योरी भी है, मैं जब आगे बात करूंगा तो मोनाडोनॉक और बाकी सारे फॉर्मेशन बताऊंगा। इंसलबर्ग, ये काफी जर्मन वर्ड है इंसलबर्ग, और इंसलबर्ग का मतलब होता है आइसोलेटेड हिल और माउंटेन। इनफैक्ट इंसलबर्ग का अगर रियल मतलब निकाले तो इसे कहते हैं आइलैंड माउंटेन। आइलैंड माउंटेन, अब आइलैंड क्या होता है आप सबको पता, आइलैंड एक जमीन है और जमीन के चारों तरफ पानी है, तो आइलैंड है। मतलब वो जमीन अकेला है, तो अकेला जमीन होगा तो हम आइलैंड कहते हैं। और आइलैंड माउंटेन, अगर माउंटेन अकेला हो, आसपास और कोई माउंटेन ना हो, तो हम उसे इंसलबर्ग कहते हैं। सो दीज आर आइसोलेटेड हिल or mountain that stand out from the surrounding landscape. They are formed when resistant rock, often intruded by magma, remain after erosion has worn away softer rock around it. होता क्या है, देखो डाइक इससे ही फॉर्मेशन होता है। ये जमीन है और जमीन के अंदर डाइक। अब इस जमीन के अंदर के डाइक का किसी को नहीं पता, लेकिन फिर थोड़े समय बाद इस जमीन का इरोजन होता है, और जब ये जमीन इरोड होता है तो जमीन नीचे आता है। जस्ट वन सेक, जमीन इरोड होता है और जमीन नीचे गिरता है, और जब जमीन नीचे आता है, देखो जमीन नीचे आ गया, और जैसे ही जमीन नीचे आया, ये वाला जो डाइक है ये ऊपर दिख गया, ये एक्सपोज हो गया।
अब पूरा का पूरा एरिया में कहीं माउंटेन नहीं दिख रहा, लेकिन देखो यहाँ ये डाइक आपको दिख रहा है। तो इंसलबर्ग कब होता है? जब इरोजन के कारण डाइक एक्सपोज होता है, और ज्यादातर ये डेजर्ट में होता है। जो हम लोग डेजर्ट लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तो हम लोग इंसलबर्ग पढ़ने वाले हैं। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हम लोगों ने पहले ही देख लिया। फिशर वेंट के बारे में बताया गया है, कैसे फॉर्मेशन होता है। कॉनिकल वेंट, मिड ओशनिक रिजेस के बारे में अभी तुरंत मैंने बताया। मैंने शील्ड वोल्केनो के बारे में बताया, कैसे होते हैं ये। लावा प्लेटूज के बारे में भी बताया मैंने, डेक्कन प्लेटू का एग्जांपल दिया मैंने, डेक्कन ट्रैप भी बता दिया है आपको, और क्लाडेरास के बारे में भी आपको बताया है। फाइनली जो सेक्शन हम लोग एंड करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में अगेन दे हैव नॉट डेल्ट इट विद इन अ वेरी डिटेल, एंड दैट्स व्हाई आई एम बेसिकली मेंशनिंग इट ओवर हियर, इज कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनिज्म क्या होता है। वोल्केनिज्म या वोल्केनिक प्रोसेस एक ऐसा बेसिकली प्रोसेस है जिसका डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों इफेक्ट होता है। ठीक है, इमीडिएट जो इफेक्ट होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट में बोलेंगे ऑब्वियसली अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आता, जमीन में क्रैक हो जाता वोल्केनिक इरप्शन से, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जान माल की हानि होती है। क्लाइमेट इंपैक्ट होता है, कई बार आप देखते हो वोल्केनिक फॉर्म से इतना ज्यादा डस्ट निकलता, इतना ज्यादा सल्फर निकलता, इतने ज्यादा कई तरह के गैसेस निकलते जो हार्मफुल होते हैं। सो दे लीव मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एंड दे डिसरप्ट वेदर पैटर्न। कई कभी तो ऐसा होता है यूरोप में, जब इस तरह की चीजें होती है 2014-15 के आसपास आप सुने होंगे, तो आप देखे होंगे कि वहां पे जो फ्लाइट्स हैं सारे फ्लाइट कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वेदर पैटर्न को बेसिकली अफेक्ट करता है। पायरोकास्ट फ्लो, पायरोक्लास्ट मैंने बताया कि जब कभी कभी ऐसा होता है तो ये जो पायरोक्लास्ट होते हैं, ये जो वोल्केनिक बॉम्ब होते हैं, ये बेसिकली जो है बहुत ज्यादा तबाही ला सकते हैं, वो भी तब जब वोल्केनिक इरप्शन आबादी के पास हो रहा हो। साथ ही साथ कभी कभी लहर, जो ये जो फ्लो होता है, जो वोल्केनिक लावा होते हैं, वो पानी के साथ मिल करके, पानी के साथ फ्यूज करके, डेबरी के साथ फ्यूज करके बहुत तेजी से बहते हैं, और जब बहते हैं तो दे इंसरेट एनीथिंग इन देयर पाथ। तो वो फिर जो भी चीज आती है, घर आते, बिल्डिंग्स आते, सबको जलाते हुए, चीजों को मेल्ट करते हुए निकल जाते। तो दैट ऑल्सो हैपेंस, बट दैट ओनली हैपन व्हेन वोल्केनिक इरप्शन जो है वो उन इलाकों में हो रहा है जहां पे आबादी बहुत नजदीक है। वोल्केनिक एश कंपोज ऑफ टाइनी रॉक्स एंड मिनरल फ्रैगमेंट कैन पोज सीरियस हेल्थ हजार्ड व्हेन इनहेल्ड। अगर आप अंदर सांस ले ले, एनवायरमेंट में फैल जाता, कैन इरिटेट लंग्स एंड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड बी फेटल इन हाई कंसंट्रेशन। कई कभी बार इट कैन बी फेटल ऑल्सो। तो दीज आर बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, इससे हम इमीडिएट इफेक्ट भी कह सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। वोल्केनिक लावा जब जमीन के साथ मिलता, मिट्टी बनाता है, तो काफी फर्टाइल सॉइल बनाता है। वोल्केनिक एश आर रिच इन मिनरल लाइक सिलिका, oxygen, magnesium, potassium, and iron, and get deposited near the erupted site. The ash break down over time, creating a fertile soil for agriculture. Example, black soil in India. Black soil भारत का इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। लैंड फॉर्मेशन, रिपीटेड इरप्शन इन सेम स्पॉट कैन बिल्ड इंटायरली अ न्यू लैंड फॉर्म। जैसे हवाईयन आइलैंड का फॉर्मेशन भी करते हैं ये, तो नए लैंड फॉर्म्स भी क्रिएट होते हैं समुद्र में स्पेशली। Contact metamorphism, when hot magma come in contact with existing formation, they alter the structure through process of contact metamorphism, create valuable new rock type. मेटामॉर्फिज्म हम लोग जब रॉक साइकिल पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक प्रोसेस पढ़ेंगे, जिससे हीट या प्रेशर के दो तरह का मेटामॉर्फिज्म होता है। एक होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म और एक होता है प्रेशर मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में जमीन की गर्मी के कारण पत्थर अपना रंग रूप बदल लेते हैं। तो जब लावा अंदर से निकलता है, कई बार जमीन के पत्थरों को बदल देता है, और कई बार काफी इंपॉर्टेंट पत्थर का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। वोल्केनिक लेक का फॉर्मेशन होता है, जो जैसा मैंने आपको बताया था पानी से भर जाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग जाते हैं देखने के लिए, बिकॉज ये लेक काफी प्रिस्टाइन लगता है। वोल्केनिक गीजर्स का भी फॉर्मेशन होता है। कई बार क्या होता है, ये गीजर काफी इंपॉर्टेंट फेनोमेना, जमीन के अंदर से एक खास प्रोसेस के कारण पानी फव्वारे की तरह निकलता है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि कैलिफोर्निया में है, यूएस में। तो गीजर्स
formed as a consequences of geothermal heating. This process occurs when groundwater interact either with high temperature of igneous rock located relatively shallow depth within earth crust or even with more extreme temperature associated with molten magma situated deeper within the earth. So गीजर का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम गीजर के फॉर्मेशन को देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें कि गीजर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जस्ट वन सेक। तो हम देखेंगे क्या, देखो ये एक लैंडफॉर्म है, ये जमीन है, और जमीन के अंदर यहां एक मैग्मेटिक चैम्बर है, और ये मैग्मेटिक चैम्बर जो है गर्म है। अब इस जमीन में एक दरार सी आ गई, एक क्रैक डेवलप हुआ, और ये क्रैक जो है ऐसे करके इस पर्टिकुलर एरिया के नजदीक आ गया, और देखो ये क्रैक कुछ इस तरह से आया, और इस क्रैक में फिर थोड़े समय बाद दरार थी, पानी भर गया। अब चूंकि ये क्रैक मैग्नेटिक चैम्बर के नजदीक है, मैग्नेटिक चैम्बर की हीट इसको गर्म कर देगी, और जब ये गर्म होगा तो ये जो पानी है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ ये एक्सपैंड करेगा एंड इट विल कम आउट लाइक दी फाउंटेन, ये फाउंटेन की तरह ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम गीजर कहते हैं। एक और होता है हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग गर्म पानी का कुंड, ये और कुछ नहीं गीजर का ही फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे अंतर बस ये है कि इसका माउथ जो है थोड़ा बड़ा होता है, गीजर काफी नैरो होता है, आप देख रहे हो। और ये देखो ये है हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग क्या होता है, इसका माउथ नैरो होता है, इसलिए वो प्रेशर से नहीं निकलता, ये गर्म पानी का कुंड बना रहा था। और ये गर्म कैसे हो रहा है, ये बेसिकली मैग्नेटिक चैम्बर के पास हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है जो कि थोड़ा सा अलग है, इसको फूमारोल कहते हैं। अब ये जो फूमारोल है, इसका डिफरेंस बस यही है कि ये जैसे गीजर और आप हॉट स्प्रिंग में देख रहे थे, ये मैग्नेटिक चैम्बर से जुड़ा हुआ नहीं। फूमारोल जो है ये मैग्नेटिक चैम्बर से जुड़े हुए होते हैं, और मैग्नेटिक चैम्बर के जो गैस होते हैं वो इससे निकलते हैं। फूमारोल बेसिकली गैस जो है वो बाहर निकालता है, और ध्यान रखना है कि फूमारोल आर बेसिकली द लास्ट साइन ऑफ अ मैग्नेटिक चैम्बर। जब वो मैग्नेटिक चैम्बर पूरी तरह ठंडा हो जाता है, खत्म होने वाला होता है, तब फूमारोल्स होते हैं। यूजुअली फूमारोल्स तब निकलते हैं किसी वोल्केनिक चैम्बर से जब वो अपने लास्ट स्टेज में एक्सटिंक्ट होने वाला होता है। तो फूमारोल्स, ये तीन फॉर्मेशन आप याद रखना, फूमारोल इज FUMAROLES, ठीक है, दिस इज आर फूमारोल्स। इट्स इंपॉर्टेंट, गीजर और हॉट स्प्रिंग आप जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा वोल्केनो चैप्टर हुआ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने लास्ट क्लास में बात की थी अर्थक्वेक जोन की, और जो अर्थक्वेक जोन है मैंने बताया था वही वोल्केनिक जोन भी है। तो दुनिया में जहां जहां अर्थक्वेक आते हैं एग्जैक्टली उसी एरिया में आपको वोल्केनो भी आते हुए दिखते हैं। और तीन एरिया मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने पहला एरिया बताया था सरकम पैसिफिक बेल्ट, और इस एरिया को जब वोल्केनो के संदर्भ में हम कहते हैं तो इसी एरिया को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर यही एरिया है, और अगेन इस एरिया में काफी सारा वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, चाहे हम नीचे एंडीज माउंटेन पे देखें, चाहे हम रॉकीज माउंटेन पे देखें, चाहे माउंटेन अराउंड जापान, और ये सारे एरियाज हैं, इन सारे एरियाज में खूब सारी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। दुनिया की सबसे मेजर वोल्केनिक एक्टिविटी यही होती है। दूसरा मिड अटलांटिक रिज, अभी तुरंत हमने पढ़ा था मिड ओशियनिक रिज, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज, और ये ओशियन के बीचों बीच होता है, यहां पे भी वोल्केनिक इरप्शन कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। और अल्पाइन हिमालयन बेल्ट के भी कई ऐसे माउंटेन हैं तो हिमालय टेक्टोनिकली या वोल्केनिकली उतना एक्टिव नहीं है, और जब मैं हिमालय पढ़ाऊंगा उसके रीजन पढ़ाऊंगा कि क्यों हिमालय में वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते। लेकिन इसी सीरीज के माउंटेन जो यूरोप में है वो आप देखेंगे कि उसमें वोल्केनिक इरप्शन होता है, और इसमें कई सारे जो है अगर हम बात करें तो डॉर्मेंट भी है, कुछ एक्टिव भी है, माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सारे माउंटेन जब मैप वर्क करेंगे वी आर गोइंग टू लोकेट दोज माउंटेन। तो आई थिंक दिस इज फ्रॉम माय साइड जो ये इस चैप्टर में था। एक बार you'll go through this particular chapter in NCERT, as I've said NCERT फिर यही बैथलिथ के बारे में बात करता। अब आपको पता है कि बैथलिथ क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ।
मतलब जमीन के नीचे होता है, दे आर डीप, दे आर मैग्मेटिक मटेरियल जो पूरी तरह जमीन के अंदर जम गए हैं, एंड दे आर ग्रेनेटिक बॉडी, ये याद रखना, बैथोलिथ आर ग्रेनेटिक बॉडी, ठीक है। लैकोलिथ अभी तुरंत मैंने बताया, लैकोलिथ क्या होता है, डोम शेप फॉर्मेशन होता है। लोपोलिथ डायग्राम आपने देखा, फैकोलिथ, सिल, आई वुड बेसिकली लाइक कि आप एक बार इन सबको गो थ्रू हो जाए जो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली दिया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली वी हैव बेसिकली गॉन थ्रू डाइक, और इसके बाद एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट कर देता है। सो एनसीईआरटी का ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में आएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने सारे तरह से एनसीईआरटी के सेक्शंस को भी समझाया, कई सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई थी लेकिन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो भी समझाया। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली इन सारे सेक्शंस के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। एक बहुत इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, मैं प्लान कर रहा हूं एक एग्जॉस्टिव मैराथन सेशन बिहार ज्योग्राफी, बिकॉज बिहार ज्योग्राफी को लेकर के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो में, शायद वो वीडियो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना का भी होगा, मैं पूरा का पूरा बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाला हूं। बहुत जल्दी आप लोग को इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर के इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड और पढ़ाई करते रहें, और जो भी सवाल हो उस सवाल को मेरे तक भेजें। थैंक यू।